हर कहानी में ना एक सवाल छुपा होता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक बेहद ईमानदार पुलिस कांस्टेबल का बेटा आखिर भारत का सबसे कुख्यात, सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड सरगना कैसे बन गया। चलिए आज इसी कहानी की हर परत को खोलते हैं। ये कहानी हमें ले चलती है 70 के दशक की बॉम्बे में। देखिए, ये वो दौर था जब शहर बहुत तेजी से बदल रहा था, मिलें बंद हो रही थीं और हताश बेरोजगार युवाओं के लिए ना जुर्म की दुनिया एक आसान रास्ते की तरह दिख रही थी। अब एक तरफ थे उसूलों पर चलने वाले हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर और दूसरी तरफ था उनका बेटा दाऊद, जिसकी आंखों में पढ़ाई नहीं बल्कि अपने इलाके के उन गैंगस्टरों का रौब बसता था जो सोने की तस्करी के दम पर शहर पर राज कर रहे थे। दाऊद का मन पढ़ाई लिखाई में तो कभी लगा ही नहीं। उसकी असली यूनिवर्सिटी थी डोंगरी की गलियां। वहीं पर उसने छोटी मोटी चोरियों और हफ्ता वसूली से जुर्म का ककहरा सीखा और बहुत जल्द उसने उस वक्त के सबसे बड़े स्मगलिंग गैंग यानी करीम लाला के गैंग को ज्वाइन कर लिया। ये वो गैंग था जो सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्करी पर राज करता था। उसे काम मिला तस्करी के माल को एक जगह से दूसरी जगह महफूज पहुंचाने का, लेकिन वो सिर्फ एक मामूली गुर्गा बनकर नहीं रहना चाहता था। नहीं, वो तो चुपचाप नेटवर्क को समझ रहा था, लोगों को पढ़ रहा था और बस एक सही मौके की तलाश में था। और वो मौका जल्द ही आने वाला था, एक ऐसा मौका जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। दाऊद को एक किडनैपिंग केस में 2 लाख रुपए की फिरौती लाने की जिम्मेदारी दी गई। जब नोटों की वो गड्डियां उसके फाथ में आई ना, तो उसने सिर्फ पैसा नहीं देखा बल्कि सत्ता की, पावर की पहली झलक देखी। और बस उसने पैसों का एक बड़ा हिस्सा अपने लिए रख लिया। उसने उस दौर के सबसे खूंखार पठान गैंग को धोखा दे दिया था। अब जब पठान भाइयों को इस गद्दारी का पता चला तो जैसे भूचाल आ गया। दाऊद को दर्जनों गैंगस्टर्स के सामने घसीट कर लाया गया, उसे बेरहमी से पीटा गया और गैंग से बाहर फेंक दिया गया। जानते हैं, ये वो पल था जिसने उसके अंदर बदले और सत्ता की एक ऐसी आग जलाई जो फिर कभी नहीं बुझी। उसी रात खून और जिल्लत में सने दाऊद ने एक कसम खाई कि वो अब किसी के लिए काम नहीं करेगा। वो अपना खुद का साम्राज्य बनाएगा, अपनी खुद की कंपनी। और यहीं से उसी रात डी कंपनी की नींव रखी गई। दाऊद ने अपने भाइयों साबिर और नूरा के साथ मिलकर डी कंपनी बनाई। अब बॉम्बे की गलियां एक जंग का मैदान बन चुकी थीं। एक तरफ पठान गैंग का पुराना दबदबा था, तो दूसरी तरफ दाऊद का पागलपन वाला जुनून। शहर ने ऐसा खूनी गैंग वॉर पहले कभी नहीं देखा था। साल 1981 में इस जंग ने एक बहुत ही भयानक मोड़ लिया। पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई साबिर इब्राहिम की दिन दहाड़े हत्या कर दी। अपने भाई की लाश पर दाऊद ने कसम खाई कि वो एक एक को चुन चुन कर मारेगा। और फिर उसने बदले का एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड में उसकी दहशत कायम कर दी। तारीख थी 6 सितंबर 1983, जगह बॉम्बे सेशंस कोर्ट। दाऊद का शूटर डेविड परदेसी, जो देखने में बिल्कुल एक कॉलेज स्टूडेंट जैसा लगता था, भारी सुरक्षा को चकमा देकर अंदर घुस गया। वो सीधा कटघरे में खड़े पठान गैंग के बॉस अमीरजादा के पास गया और कहा, दाऊद भाई ने अपना आखिरी सलाम भेजा है। और फिर जज के सामने ही उसे गोलियों से भून डाला। इस एक घटना ने दाऊद को बॉम्बे का बेताज बादशाह बना दिया था। दाऊद ने सिर्फ गोलियां चलाना ही नहीं सीखा था, बल्कि कानून के सिस्टम का फायदा उठाना भी सीख लिया था। वो संगीन से संगीन जुर्म करने के बावजूद बार बार जमानत पर बाहर आ जाता था। आलम यह था कि सरकारी वकील तक हताश हो चुके थे। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का अरेस्ट वारंट उस तक पहुंच पाता, दाऊद हमेशा के लिए भारत से भागकर दुबई पहुंच गया। लेकिन ये डी कंपनी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक शुरुआत थी। दुबई की सुरक्षा में बैठकर उसने अपने गैंग को एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह चलाना शुरू कर दिया। दुबई से बैठे बैठे उसका नेटवर्क रियल एस्टेट में फैल गया, जहां वो जमीनों पर कब्जा करता था। उसने बॉलीवुड को फाइनेंस करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो ड्रग्स और हथियारों की ग्लोबल तस्करी का सरगना बन गया। अब वो सिर्फ बॉम्बे का डॉन नहीं था, बल्कि एक ग्लोबल सिंडिकेट का सीईओ था। साल 1995 तक उसकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जो आज के हिसाब से 6000 करोड़ से भी ज्यादा है। उसकी ताकत का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के बड़े बड़े राजनेता, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि बॉलीवुड सितारे जब दुबई जाते थे तो उसके दरबार में हाजिरी लगाना अपनी शान समझते थे।
लेकिन सत्ता हमेशा अपने साथ चुनौतियां लेकर आती है। जल्द ही उसके ही एक पुराने साथी अरुण गवली ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। अब बॉम्बे की सड़कों पर डी कंपनी और गवली गैंग के बीच एक ऐसा खूनी गृहयुद्ध शुरू हुआ जिसने पूरे शहर को दहलाकर रख दिया। और फिर आया दाऊद की जिंदगी का सबसे भयानक मोड़। एक ऐसा मोड़ जिसने उसे हमेशा के लिए एक गैंगस्टर से एक आतंकवादी में बदल दिया। और इसकी पटकथा भारत में हो रही राजनीतिक घटनाओं ने लिखी थी। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इस तनाव में एक मौका देखा। उन्होंने दाऊद से संपर्क किया और उसे एक पेशकश दी, पूरी दुनिया में सुरक्षा और कारोबार फैलाने में मदद। बदले में ISI को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, दाऊद का स्मगलिंग नेटवर्क, ताकि वो भारत में मौत का सामान भेज सके। और दाऊद इस शैतानी सौदे के लिए तैयार हो गया। और इस सौदे का नतीजा सामने आया 12 मार्च 1993 को। उस दिन बॉम्बे में एक के बाद एक 12 सिलसिलेवार बम धमाकों ने शहर की रूह कपा दी। स्टॉक एक्सचेंज से लेकर एयर इंडिया की बिल्डिंग तक हर तरफ सिर्फ तबाही, धुआं और चीखें थीं। इन धमाकों में 257 बेगुनाह लोग मारे गए और हजारों हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। इस एक दिन ने दाऊद की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। कल तक जो सिर्फ एक गैंगस्टर था, अब वो आधिकारिक तौर पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे वांटेड आतंकवादी बन चुका था। उसने अपनी आखिरी हद भी पार कर दी थी। इन धमाकों ने, जिन्हें बाबरी मस्जिद का बदला माना जा रहा था, डी कंपनी के अंदर भी एक बड़ी दरार डाल दी। छोटा राजन जैसे हिंदू गैंगस्टरों ने धर्म के नाम पर दाऊद का साथ छोड़ दिया और खुद को देशभक्त डॉन घोषित करते हुए उसके खिलाफ ही एक नई जंग छेड़ दी। धमाकों के बाद दाऊद पाकिस्तान भाग गया, जहां उसे ISI और पाकिस्तानी सेना ने अपनी पनाह में ले लिया और आज वो वहीं से अपना ग्लोबल टेरर और क्राइम का नेटवर्क चला रहा है। उसका ये खूनी साम्राज्य आज भी लंदन, दुबई, लागोस और कराची तक फैला हुआ है। वो पाकिस्तान की सुरक्षा में बैठकर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर आतंकी फंडिंग और ड्रग्स की तस्करी तक सब कुछ कंट्रोल करता है और पूरी दुनिया की एजेंसियां उसे ढूंढ रही हैं। तो एक ईमानदार पुलिस वाले के बेटे से लेकर भारत के सबसे बड़े दुश्मन तक का सफर, दाऊद की कहानी असल में विश्वासघात, हिंसा और हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा की कहानी है। सवाल बस एक ही बचता है, इस कहानी का आखिरी अध्याय कब और कैसे लिखा जाएगा।